ओके बच्चों, तो एसी का डिस्कशन करना था हमको। एसी का आज एससी भी डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में मॉड्यूल हो चुका था पूरा, मॉड्यूल रेस ये सब मैंने पूछ लिया था आपसे। तो आज एससी स्टार्ट करें। यस ओके। तो ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 18-19 कुछ क्वेश्चन है। तो आप आपके पास निकाल लीजिए, मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूँ। चलो हाँ, सो एक तो इसमें 18th क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत देता है, तो वो देखेंगे अपन। उसके अलावा मेरे पास 11th आ रहा है, 11th और 19th। और देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आया, 4 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में बोला इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट डीसी if this bulb is connected to AC source and gives the normal brightness, what will be the peak voltage of the source? देखो 12 वोल्ट डीसी के साथ वो ऑपरेट करने के लिए बनाया गया। इसका मतलब उसमें जो पावर कंजम्पशन हो रहा है या जिस पावर से वो ग्लो कर रहा है वो 12 वोल्ट डीसी के करस्पॉन्डिंग है। तो उसकी जो पावर होगी वो 12 का स्क्वायर बाय आर लिखोगे। अब बल्ब प्योर रेजिस्टिव होता है, उसके अंदर अपन एसी में भी अगर पावर लिखेंगे, एसी में, तो वो हो जाएगी वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। सेम चीज जाएगी। इसका मतलब जो डीसी में वोल्टेज है वही एसी का वी आर एम एस होना चाहिए था। मतलब पीक वैल्यू जो होना चाहिए वो 12√2 होना चाहिए। सिंपल, ठीक है, क्लियर? सर हाँ बोलो। सर पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे उसमें 12 वोल्ट से ज्यादा अगर चले गया वोल्टेज तो उसका जो फिलामेंट है वही बंद कर जाएगा? नहीं नहीं, वो जलता क्यों है? हीट की वजह से जलता है। हीटिंग इफेक्ट जो कॉज होता है वो एवरेज पावर से होता है। इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज स्लाइटली थोड़ी सी देर के लिए हाई हुआ, उससे हीटिंग में इंस्टेंटेनियस ज्यादा कुछ चेंज नहीं आ पाता है, समझे? है ना? हीटिंग इफेक्ट हमेशा एवरेज पावर से डील करके अपन लिखते हैं। क्लियर? चलो, फोर्थ हो गया। और कोई डाउट है क्या फोर्थ में? सर हाँ सर ये डीसी में जो करंट होता है हमेशा आई पीक होता है क्या सर? क्या? सर जो डीसी में करंट होता है वो हमेशा आई पीक होता है सर? डीसी में तो कांस्टेंट करंट होता है, वहां पे पीक का कोई मतलब ही नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो? सर मुझे लगता था सर कि डीसी में जब भी हम करंट लेते हैं वो आई पीक होता है सर। डीसी तो एक कांस्टेंट करंट होता है, उसमें तो पीक वीक का कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा था सर, डीसी से हम एसी में कभी करंट को हम यूज करते हैं सर, तो मुझे हाँ लगता है सर कि आई पीक हम डीसी को मान रहे हैं और फिर उसके बाद एसी में जाके हम आईआरएमएस ले रहे हैं सर। नहीं, तो देखो आप है ना अपने मन कुछ क्या कर रहे हो, चीजों को कुछ पढ़ा क्वेश्चन में, उससे कुछ कन्वर्ट करके फिर मेरे पास क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के लेके आ रहे हो। तो मेरा ये सजेशन है कि एग्जैक्ट जो मेन चीज है वो बताया करो। आपने क्या सोच लिया वो मत बताया करो, ठीक है? डीसी में पीक का कोई सेंस ही नहीं होता है। डीसी करंट इज अ कांस्टेंट करंट, उसकी पीक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यस सर। हाँ चलो, और बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा है ना ढंग से मतलब लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी हो ऐसी कि मैं समझ पाऊँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 11th, a resistor of resistance 100 ohm is connected to a AC source, EMF दे रखा है, find the energy dissipated as heat during 0 to 1 मिलीसेकेंड। इसमें हीट एनर्जी पूछी है और टाइम इंटरवल वो छोटा है, तो छोटे टाइम इंटरवल में ना आपको हीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। हीट हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर, वो लिखोगे V इंटू आई। रजिस्टर है तो उसमें करंट को सीधा V बाय आर ही लिख देना, और ये हो जाएगी पावर dt का इंटीग्रेशन फॉर 0 टू t। क्योंकि टाइम इंटरवल वो छोटा है ना, तो एवरेज पावर से मत करना इसको। क्लियर? अब v का जो भी फंक्शन दिया है वो रख दो और सॉल्व कर लो इंटीग्रेट करके, हो जाएगा क्या? बताओ।
है ना, इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो एवरेज से नहीं कर सकते आपको इंस्टेंटेनियस पावर लिखना पड़ेगी। v का जो एक्सप्रेशन है वो रखो, क्या लिखा है 12 साइन ऑफ 250 पाई सेकेंड, तो वो रखो, वो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करो। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? कुछ तो बताओ, नहीं आया तो बोलो नहीं आया, आगे बढ़ूंगा, आगे बताऊंगा मैं। अरे यार कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार आप तो। मेरी आवाज तो पहुंच रही है कि नहीं आपके पास पार्थ? यस यस सर, मैंने IRMS² वाला फॉर्मूला लगा दिया। हाँ तो वो गलत हो गया, ठीक है। चलो तो फिर ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11। उसके बाद 18 पे आएंगे, पहले 19 कर लेते। तो 19 में बोला है अ ट्रांसफॉर्मर is 50 टर्न इन द प्राइमरी एंड 100 इन द सेकेंडरी। If the primary is connected to 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? जल्दी से जवाब दो, क्या होना चाहिए? DC लगाया है 19th में, DC के साथ ट्रांसफॉर्मर तो काम ही नहीं करता, DC से कांस्टेंट करंट होगा, कोई म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना। हो गया क्वेश्चन। चलो अब 18th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको फिल्टर का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। So you can write in your copies about filters. फिल्टर देखो, कई बार हमारे पास ऐसे सिग्नल्स होते हैं, ऐसे सोर्स होते हैं पोटेंशियल्स के, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी के नहीं होते, उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के साइनसोइडल सिग्नल है, ठीक है। ये मान लो कोई एक सोर्स है जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है। अब इन फ्रीक्वेंसी में से मैं चाहता हूं कि मैं केवल लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही अलाउ करूं, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चाहता नहीं मैं आगे भेजना। तो उसके लिए हम ऐसा सर्किट लगा देते हैं। अब यहाँ जो पोटेंशियल आ जाता है उसको मैंने बोला वी आउट, ये हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए बहुत कम होगा, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई होगा, तो ये केवल लो फ्रीक्वेंसीज वाला सिग्नल बन जाएगा। इसमें ऑसिलेशन लो फ्रीक्वेंसीज के होंगे। अगर ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज वाला सिग्नल था तो यहाँ पे हमको केवल लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। फिल्टर तीन तरह के होते हैं जनरली, लो पास, हाई पास एंड बैंड पास, ठीक है। लो पास फिल्टर क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को अलाउ करता है, अलाउ लो फ्रीक्वेंसी। हाई पास ऑफकोर्स हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, और बैंड पास एक रेंज, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अब कैसे क्या काम कर रहा है समझते। मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वी लगाई थी, रजिस्टर आर, ये कैपेसिटर सी, तो उसका रिएक्टेंस हो जाएगा 1/ω c। सर्किट में Z जो दिखेगा इस वोल्टेज सोर्स को आप लिख सकते हो √R² प्लस XC² which is √R² प्लस 1/ω² C², है ना। उससे जो I सर्किट में करंट आएगा उसको लिखोगे V/Z, ये करंट आएगा। और जो भी यहाँ करंट आया, करंट इंटू XC करोगे तो रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, जिसको आपने V आउट बोला है, वो हो जाएगा I इंटू XC, उसको लिख देना V/Z इंटू XC। यहां तक समझ में आई क्या चीज? एक एसी सोर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, आरसी सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर का इंपेडेंस निकाला, करंट लिखा सर्किट में आरएमएस करंट इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज बाय जेड, जो आरएमएस करंट है इनटू एक्ससी करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? चलो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक्ससी और जेड की वैल्यू लिख देता हूँ। तो वी आउट इज कमिंग आउट टू बी V/XC वाज ओमेगा सी, तो ओमेगा सी नीचे लिखा, अंदर √R² प्लस 1/ω² C², ये ओमेगा सी को अंदर ले जाओ, तो दिस V out is coming out to be V/√R² ω² C² प्लस 1। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ओमेगा को इंक्रीज करने पे V कम होते जा रहा है। हमें आउटपुट पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस को प्लॉट कर रहा हूं मैं, V आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू है
जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे कम होती जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? ऐसा कुछ बनेगा ना ग्राफ ये, बताओ। डिनोमिनेटर में है तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कुछ दिखना चाहिए, हाइपरबोला जैसा कुछ दिखना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ आउटपुट पोटेंशियल ड्रॉप होते जा रहा है। अगर मान लो मेरे पास ये सोर्स था, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज का एडिशन था, तो जो सबसे लो फ्रीक्वेंसीज है उसका वोल्टेज ज्यादा पास हो पाएगा, जो कम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज है उनके वोल्टेज कम पास होंगे। ये वाले सिग्नल में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज थी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, तो उनमें से अब आउटपुट में मुझे केवल लो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई द नेम इज लो पास फिल्टर। दिस इज अ लो पास फिल्टर, दिस इज अ लो पास फिल्टर। ठीक है। अगर ये जो इनपुट है, मान लो इसमें V इनपुट में मान लो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सिग्नल है। ऐसा कुछ सिग्नल है जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उसमें कम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही बचेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ कम है। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, है ना। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये ग्राफ एकदम से समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको है ना प्रॉपर प्रॉपर जब आप यहाँ पर एसी सिग्नल लगाओगे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, तो आपको जब आउटपुट जब प्लॉट करके देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे क्लियर नहीं होता वो। जब आपको सिग्नल प्रैक्टिकली लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा आउटपुट क्या आ रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलो, तो कुछ आइडिया समझ में आया फिल्टर का? व्हाट इज द फिल्टर, बताइए। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा लो पास फिल्टर। अब हाई पास फिल्टर कैसे बनता है? कैपेसिटर के बदले यहाँ इंडक्टर लगा दो। ये तो चलो मैं ऐसे रहने देता हूँ, अलग से डायग्राम बना देता हूँ। हाई पास, हाई पास में क्या करेंगे हम, जो हमारा सोर्स है, अब रजिस्टर के बदले यहाँ इंडक्टर लगा लो, तो ये हाई पास बन जाता है, ठीक है। एक होता है बैंड पास। बैंड पास कैसे बनता है वो आपको आता है, याद करो। एलसीआर सर्किट में जो करंट होता है ना, वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा होता है, और करंट इंटू आर करोगे तो रजिस्टर का पोटेंशियल आएगा। तो रजिस्टर का पोटेंशियल वी आर, वो बिल्कुल करंट जैसे ग्राफ बनना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। तो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा है वो, और बाकी के लिए कम है, और इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इसकी बैंडविड्थ। जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा करंट आता है उन्हें बोलते हैं बैंडविड्थ, जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए पोटेंशियल ज्यादा आता है उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज निकाली थी ना, तो वही बैंडविड्थ, वही बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो ज्यादा अलाउ होती है, बाकी फ्रीक्वेंसी अलाउ नहीं होती। ऐसे यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम का बाय रूट 2 बचता है। वोल्टेज मैक्सिमम का बाय रूट 2 होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, और 1 होने के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/RC। समझे? जैसा हमने बैंड पास फिल्टर में पढ़ा था ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज या हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वो कैसे निकाली थी, जहां पावर आधी हो रही है। यहाँ पर भी पावर हाफ होना मतलब वोल्टेज बाय रूट 2 होना, वी भी बाय रूट 2 होगा तो पावर आधी हो जाएगी, वो भी 1/RC आती है। क्लियर? फिल्टर्स का कुछ आइडिया समझ में आया? चलो, अब जो जो समझ में नहीं आ रहा है प्लीज पूछो, जो जो डाउट लग रहा है दिमाग में, कुछ भी अगर शंका हो, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो तो प्लीज पूछिए। निमित, आपको क्या समझ में आया? अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर फिल्टर्स, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, बताओ।
सर सर फिल्टर जैसे हाँ बोलो बोलो। फिल्टर जैसे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हाँ अगर अपने पास ऐसा कोई एसी सोर्स है। सर्किट्स विल बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, सर्किट्स है ना, these are circuits, filters are circuits, ठीक है। हाँ, तो फिल्टर्स ऐसे सर्किट्स हैं जो किसी एसी सोर्स में से जो अपन को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या किसी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज चाहिए उसको अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं, फिल्टर्स एसी सोर्स के लिए स्पेसिफिकली वर्क नहीं करते, किसी भी जनरल सिग्नल के लिए वर्क करते हैं। दिस इज सोर्स, एसी बोलना जरूरी नहीं है, दिस इज अ सिग्नल सोर्स, सिग्नल वर्ड यूज कर रहा हूं। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का पोटेंशियल का सोर्स हो सकता है, नॉट नेसेसरली एसी हो, कोई भी ऐसा सोर्स है, कोई भी ऐसा पोटेंशियल का सोर्स है जिसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि मल्टीपल साइनसोइडल सिग्नल का एडिशन करा है। हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब हम आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप सीखोगे फोरियर सीरीज। फोरियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि हर टाइम वेरिंग सिग्नल इज जस्ट बेसिकली एडिशन ऑफ साइनसोइडल सिग्नल। हर तरह का जो ग्राफ होता है ना वोल्टेज का, कैसा भी तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करो, उसको अलग अलग साइनसोइडल सिग्नल के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर टाइम वेरिंग सिग्नल इज एडिशन ऑफ डिफरेंट साइनसोइडल सिग्नल, और उन साइनसोइडल सिग्नल में कुछ की फ्रीक्वेंसी कम, कुछ की ज्यादा, कुछ की बहुत ज्यादा, ऐसा सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, है ना। हर सिग्नल को मैं सिग्नल के बारे में यहाँ बताता हूँ। हर किसी वोल्टेज सिग्नल को, वोल्टेज कोई भी टाइम का फंक्शन है, उसको लिख सकते हैं अपन साइनसोइडल सिग्नल का एडिशन। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग एम्पलीट्यूड के साइन सिग्नल बनाए, सबको जोड़कर हम किसी भी तरह का टाइम वेरिंग सिग्नल बना सकते हैं। अब कोई सिग्नल बनाने के लिए हमें लो फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए होगी, हाई फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए होगी, ठीक है, और इन सब का एडिशन करके कैसा भी सिग्नल बन सकता है। तो मान लो कोई यहाँ सिग्नल का सोर्स है which contains a lot of frequencies, which contain a lot of sinusoidal waves, उनमें से जो लो फ्रीक्वेंसीज होगी उनके लिए यहाँ ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसीज बाहर हो जाएगी सर्किट से। तो दिस इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है, तुम्हारे सिग्नल में से हाई फ्रीक्वेंसीज वाले जो कंपोनेंट होंगे ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो कंपोनेंट है उन्हें हटा देगा, ओनली लो फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को अलाउ करेगा। ये बात समझ में आ रही है? आप अगर इस तरह से सोचो कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग साइनोसोडल सिग्नल का एडिशन है, कुछ कम फ्रीक्वेंसी के साइन सिग्नल से, कुछ ज्यादा के है, कुछ बहुत ज्यादा के है, अब सबके अपने 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 एम्पलीट्यूड है, तो हाई वालों को हटा देना, कट करके हटा देना, और लो वालों का जो सम होगा वही आउटपुट में दे देना। ये काम करता है लो पास फिल्टर। समझे क्या? यस। चलो निमित अब समझाओ क्या बोलेंगे। व्हाट इज लो पास और हाई पास, व्हाट इज फिल्टर? सर फिल्टर्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जो किसी भी सिग्नल सोर्स में से कुछ हाँ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, ये कुछ पर्टिकुलर इसके फ्रीक्वेंसी के 3 सिग्नल को अलाउ कर देते, बाकी को ब्लॉक कर देते, ठीक है। चलो, तो जो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई आउटपुट देता है और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए लो आउटपुट देता है, उन्हें कहते हैं लो पास। लो पर अलाउ कर रहा है। हाई पास में क्या होगा, इंडक्टर का हाई पास फिल्टर बनता है, वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, लो को ब्लॉक करता है। अगर आप इस सर्किट का तुम आउटपुट पोटेंशियल निकालोगे ना, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी कि हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ज्यादा आउटपुट, लो के लिए कम आउटपुट। आप चेक करना करके, उल्टा आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो हाई पास होता है। और ये हो गया हमारा बैंड पास फिल्टर। इसमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसको अलाउ करता है, और बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए आउटपुट बहुत कम आता है, इसलिए एलसीआर सर्किट को बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। क्लियर? अर्णव समझ में आ गया हाई और लो कैसे डिसाइड करेंगे? हमें डिसाइड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक दिख रहा है हमको। चलो, तो ये हमारा फिल्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, और हमने अभी लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाली। व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? वो फ्रीक्वेंसी जिसके पहले पहले ज्यादा पावर थी, बाद में पावर कम हो गई। आधे पावर हाफ होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लो पास फिल्टर में इसके पहले ज्यादा पावर होती है, बाद में कम होती है। हाई पास में इसके बाद में ज्यादा पावर होगी, पहले कम होगी। हाई पास का ग्राफ उल्टा बनेगा, तो बाद में ज्यादा पावर, पहले कम। ठीक। और बाकी ये बैंड पास में तो निकाली थी अपन ने क्लास में।
है ना, हमने इसकी बैंडविड्थ भी निकाली थी, R/L आती थी, याद करो। चलो बच्चों, तो ये हमने पढ़ा फिल्टर्स के बारे में, ठीक है। अब वो तुम्हारा एसी, तुम्हारा जो क्वेश्चन है एससीवी का, वो बहुत इजी हो गया। ये सब हटा दो अब मैं, अब क्लियर? कुछ डाउट हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हो अभी भी। मेरे पास क्या है सर, अभी नोट कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलो हो गया क्या नोट? यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो एसी पूरा होना हो गया अपना, हमने एसी भी कर लिया, डैम्ड एसएचएम, फोर्स्ड एसएचएम सब कर लिया हमने। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ और डाउट पूछना है, मॉड्यूल का कोई डाउट, रेस असाइनमेंट में कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है अगर, तो फिर मैं एसी कंप्लीट मानूं। इसकी क्वेश्चन बैंक और 1 2 3 4 ये करके रखो अब, इसकी क्वेश्चन बैंक और 1 2 3 4 करके रखो। कल हमारा डाउट सेशन है, तो कल राखी भी है परसों, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा सा कल की क्लास अगर कुछ हो सके तो कल की क्लास में आपको पहले से बता रहा हूँ कि टेंटेटिव है। अभी तक तो यही है कि मैं लूंगा, लेकिन देखेंगे अपन, शाम को अगर कुछ ऐसा लगा कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी डीसीएस है अपना, तो अपन नेक्स्ट वीक में डीसीएस कर लेंगे, ओके। मॉर्निंग में नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी दूसरी क्लास है और आप लोगों की भी एक रिवीजन क्लास है मॉर्निंग में, है ना। चलो ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट, तो फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। हमारा नया फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में हर साल इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस में भी ऐसे ही कुछ है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक भी बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन पूछने का उनको है ना वैरायटी मिलती है। सेकेंड थिंग, मॉडर्न के कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट है, उनको किसी और जगह लगाकर मिक्स क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को वेव ऑप्टिक्स से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन भी बनने की वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है, बहुत केवीपीवाई में भी आते हैं क्वेश्चन इस पे बहुत, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये तो हो गया कि एग्जाम में पूछते हैं लोग, फिजिक्स के हिसाब से देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे कोर्स में करना क्या है हमको, वी नीड टू लर्न अबाउट द फेलियर्स ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स एंड डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। हमारे कोर्स में जो चीजें डाली गई ना, वो एग्जैक्टली मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, वो स्टार्ट है उन थ्योरीज का जो आगे की चीजें, सब एटॉमिक लेवल पे चीजें क्या हो रही है वो समझाती है। बहुत बेसिक लेवल पे जाके देखे हम चीजें, सब एटॉमिक लेवल पे, तो कुछ हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी जो अभी तक की फिजिक्स की थिंकिंग है, उस हिसाब से हम सोचते कि ऐसा होना चाहिए, और हो कुछ और रहा होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है वहां पे। तो वहां पर हमें कई बार ऐसा होगा कि ना हम सोचेंगे कुछ और हो कुछ और रहा है, ठीक है। तो हमें उल्टे तरीके से चीजें सीखना पड़ेगी। हम अभी तक क्या करते थे, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन के लॉस पढ़े और फिर देखा कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो कितना एक्सेलरेशन आएगा,
यहाँ उल्टा है, हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि क्या हो रहा है और फिर से थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है तो ऐसा कुछ थ्योरी होगी। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का टच रहेगा मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और बच्चों को तकलीफ कई बार यहाँ ये होती है कि उन्हें लगता है ऐसा होना चाहिए पर आंसर तो कुछ और आ गया। तो आपको यही तो सीखना है यहाँ पर कि क्लासिकल फिजिक्स फेल होता है चीजों को समझाने में। तो अगर आप क्लासिकल फिजिक्स से चीजें समझाने की कोशिश करोगे, सोचोगे, तो आप हो सकता है गलत आंसर निकाल लो। इसलिए आपको तो नई थ्योरी सीखना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको केमिस्ट्री के जैसा यहाँ पे अप्रोच रखना पड़ेगी। भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, ये सब होता है, तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली पहले तो फैक्ट क्या है वो सोचो और उसके बाद फिर थ्योरी डेवलप करो, उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक, हाँ, फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, अब हम मॉडर्न फिजिक्स में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा अपना मैटर वेव, देन एक्सरे, देन न्यूक्लियर फिजिक्स। इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वो अच्छे से समझने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझने के लिए उसकी थ्योरी जो है लाइट की, फोटोन थ्योरी, वो स्टार्ट करते हैं अपन। तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट ये स्टार्ट करेंगे। लाइट क्या है, आज हम लाइट के बारे में क्या जानते हैं? तो लाइट इज वेव प्लस पार्टिकल। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों तरह के नेचर रखती है। लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। जब लाइट को अपन वेव बोलते हैं तो वो ईएम वेव है, ईएम वेव है। अगर उसको हम पार्टिकल बोलते हैं तो वो फोटोन है। ये जो फोटोन के बारे में बताया, ये मैक्सवेल का आइडिया था फोटोन का, और फिर आइंस्टाइन ने उसको यूज करा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली अब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड जो एफर्ट है, उसकी वजह से हमें फोटोन के बारे में जो भी चीजें पता है वो पता है। ठीक है, तो हमें फोटोन के बारे में क्या क्या पता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फोटोन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फोटोन इज बेसिकली लाइट ओनली। फोटोन लाइट ही है, लाइट का पार्टिकल जैसा समझ लो आप। तो फोटोन इज, फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इज लाइट। तो लाइट की जो जो प्रॉपर्टी आपको पता है वो फोटोन की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है तो फोटोन उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा। लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो फोटोन भी टकराकर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगा। आपको बस इमेजिन करना है लाइट को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। लाइट व्हेन इमेजिन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। क्या ये समझ में आया? When we imagine light in terms of particle, those particles are called photon. ठीक है, तो पहली चीज तो लाइट की सारी प्रॉपर्टी फोटोन की होगी, है ना। तो स्पीड के बारे में लिख लो, स्पीड ऑफ फोटोन वही होगी जो लाइट की होती है। किसी मीडियम फ्री स्पेस में देखेंगे तो 1/μ0 ε0। अगर किसी मीडियम में लिखेंगे तो 1/√μ ε। ठीक है, मीडियम में स्पीड बदल जाएगी। लाइट की अपन ने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डिफाइन करी थी, तो फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी को अपन एफ या न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ या लैम्डा इंटू सी, लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। यहाँ लगता है अरे यार ये पार्टिकल है तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, पार्टिकल की वेवलेंथ का क्या मतलब। वेवलेंथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेव्स के लिए डिफाइन होता है, फ्रीक्वेंसी भी वेव्स में डिफाइन होता है। अब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का क्या सेंस? तो यू कैन इमेजिन कि देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच इज एसोसिएटेड विद फोटोन। फोटोन के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है जिसको नाम दिया फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है। वेव्स, फोटोन का जब लाइट जब वेव जैसा होती है तो फ्रीक्वेंसी का कुछ मीनिंग होता है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए।
लेकिन जब लाइट को फोटोन जैसा मानेंगे तो इसका वो मीनिंग नहीं है। बात समझ में आई? दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, है ना, इसका मीनिंग नहीं निकालना है हमको कि क्या है ये नहीं निकालना है, जस्ट एक प्रॉपर्टी। क्लियर? यस, ओके। अब ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है वो बात करते हैं। तो फोटोन होते क्या है एक्चुअली? फोटॉन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट और बंडल, बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है? पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक फोटोन में एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू। तो यू कैन थिंक कि फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है जो एनर्जी डिफाइन कर रही है फोटोन की। फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी नहीं है जो ऑसिलेशन डिफाइन करती है, वो प्रॉपर्टी है जिससे फोटोन की एनर्जी डिफाइन होती है। फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट h गिव्स यू फोटोन एनर्जी। व्हाट इज दिस कांस्टेंट? आप जानते हो ये तो, दिस इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड इन SI यूनिट्स। नाउ फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ f, तो मैं hf भी लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को हम c by lambda भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से c by lambda, तो इसको sc by lambda भी लिख सकते हैं। और आपने शायद पढ़ा होगा h और c का प्रोडक्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना चाहे, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखे, तो ये भी पढ़ा होगा कि hc की वैल्यू आती है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। मतलब आपको एनर्जी अगर चाहिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 12420 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम रख दो। पता नहीं केमिस्ट्री में आपको 12420 बताया है कि 1242 बताया है, ठीक है, देख लेना जो भी बताया हो। ये क्लियर? अच्छा 400 बताया है, ठीक है। तो हम फिजिक्स में 12420 याद है मुझे, वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 12400 से भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज आएगी, है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। तो फोटोन के पास एनर्जी होती है। जब किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो वी कैन इमेजिन कि उससे ना फोटोन के पार्टिकल निकल रहे हैं, एंड फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। सो सोर्स से जब लाइट निकलती है, द एनर्जी जो जाती है वो पैकेट्स में जाती है, ये हमको सोचना है। ठीक है, अब इस फोटोन की और प्रॉपर्टीज, इनका कोई चार्ज नहीं होता, दीज आर चार्जलेस। तो चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। E and B doesn't affect them। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं डिविएट वगैरह नहीं होंगे, है ना। इनका मास होता है, सॉरी मास नहीं होता है, मासलेस होते हैं, रेस्ट मास 0। रेस्ट मास का मतलब क्या? तुमने बहुत सारे फोटोन को इकट्ठा करे, इधर उधर से लेके आया फोटोन इकट्ठा करे, एक तराजू के पलड़े में रख दिए, एक मशीन वेट मशीन पे रख दिए और मास निकालने की कोशिश करी, 0 आएगा। कितने भी फोटोन इकट्ठा करके रखो, मास 0 आएगा। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कभी कर नहीं पाओगे, ये तुम कर नहीं सकते कि फोटोन को इकट्ठा करके रख दो। फोटोन हमेशा ना चलते रहता है, लाइट इज ट्रैवलिंग ओनली। लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है तो अब्सॉर्ब हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि सरफेस पे ट्रैप हो जाती है, उसको रोक नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकली बोल रहा हूं मैं, सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि फोटोन का पार्टिकल है, यू आर इमेजिनिंग की छोटी छोटी बॉल है, उन बॉल को इकट्ठा करा, तराजू पे रखा तो वेट 0 आ रहा है। प्रॉब्लम है कि एक्चुअली ऐसा फोटोन तो दिखता नहीं है, ना ही उसको रोक कर ऐसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मेरे पास ये डाउट आया है बच्चों का, तो फिर ये कैसे प्रूव हुआ? तो और भी तरीके हैं हमारे पास मास देखने के, उससे समझ में आया। सर केमिस्ट्री में मास बताया था, नहीं। लाइट को क्यों नहीं रोक सकते? लाइट को रोक सकते, मतलब रोकने का मतलब क्या है? लाइट को मतलब क्या है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग, लाइट इज डिफाइंड व्हेन इट इज ट्रैवलिंग। लाइट को रोकना मतलब क्या हो गया? ये समझ नहीं, ये क्या है कॉन्सेप्ट? मतलब हाउ कैन वी स्टॉप लाइट? व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, या तो वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट कहीं ट्रैप नहीं होती, ट्रैप भी होती है तो मोशन में रहती है, स्पीड 0 नहीं होती। ठीक है,
मेरे पास डाउट आ रहा है कि जीरो क्यों नहीं होती, जीरो क्यों नहीं होती, ये अपन अभी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि जीरो क्यों नहीं होती, मतलब रोक क्यों नहीं सकते। इसका शायद रीजन मैं ये बोल सकता हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज, किसी भी फ्रेम में जाके देखोगे तो लाइट हमेशा सी स्पीड से ट्रेवल करते दिखती है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रुक जाए, क्योंकि वो रुकी मतलब आपकी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रुक गई, आपकी फ्रेम भी उसी की स्पीड से चल रही है, आपकी फ्रेम की स्पीड कभी लाइट की स्पीड के बराबर हो नहीं सकती, नो नथिंग कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ओनली लाइट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी स्पीड से वही चल सकती है और किसी भी फ्रेम में जाके वही स्पीड दिखती है हमेशा, तो दैट्स व्हाई ये बोल सकते हैं अपन। चलो, एंड दिस इज नॉट एन अजम्पशन, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक है। आयुष पूछ रहा है फोटोन क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं नहीं नहीं, फोटोन, फोटोन आर पैकेट ऑफ एनर्जी, उसमें कुछ मास वास नहीं है, जस्ट प्योर एनर्जी है, उसमें कुछ नहीं है, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री में आपको मास बताया है, नहीं, देखो फोटोन का कोई मास नहीं होता है, और जो भी एक्सपेरिमेंट अभी तक परफॉर्म हुए हैं हमारे पास है ना लिमिट है, हम कभी भी मास को है ना एक लिमिट से बेटर रिजोल्यूशन से मेजर नहीं कर पा रहे, हर एक्सपेरिमेंट की एक मेजर करने की लिमिट होती है, तो अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारी जो लिमिट है उससे भी छोटा मास है फोटोन का, तो प्रैक्टिकली मास जीरो तो मेजर नहीं हुआ है अभी तक, प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाए हम ये कर पाए हैं कि हमारा जो मेजरमेंट हो सकता है जितना उसका रिजोल्यूशन है उससे तो छोटा मास है, ये हमको समझ में आया है, ठीक है, पर मास है ये नहीं है अपने फिजिक्स में, है ना। तो प्रोटॉन का मास बताया था, अच्छा, फोटोन का नहीं होता, कोई प्रोटॉन का होता होगा, दिस इज फोटोन, PHOTON, और प्रोटॉन नहीं है, PROTON नहीं है, हाँ। चलो, अच्छा, एक अर्नव ने अच्छी चीज बोली, मीडियम में स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होती है ना, ये वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों मीडियम पे डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट, बट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होती मीडियम पे, तो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज करने से, ठीक है। चलो 6 पॉइंट, फोटोन को अपन क्रिएट कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्ट सब कर सकते हैं, वो तो ये लाइट की प्रॉपर्टी में हो जाएगा, लाइट क्रिएट करते हैं ना, लाइट के सोर्सेस लाइट क्रिएट करते हैं मतलब फोटोन क्रिएट होते हैं, ठीक है, लाइट अब्सॉर्ब होती है तो लाइट अब्सॉर्ब होती है मतलब फोटोन अब्सॉर्ब होते हैं, तो फोटोन कैन बी क्रिएटेड और अब्सॉर्ब, है ना। अच्छा, जब फोटोन ट्रेवल करते हैं तो उनका कुछ मोमेंटम भी होता है, विच इज गिवन बाय h by lambda, ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई कर दो तो hc अपॉन लैम्डा c, और hc by lambda को एनर्जी लिख दिया तो एनर्जी बाय c, तो फोटोन हैज मोमेंटम, व्हेन अ फोटोन इज ट्रेवलिंग इट हैज सम मोमेंटम, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि मास नहीं है पर मोमेंटम है, लेकिन फोटोन हैज सम मोमेंटम, इनफैक्ट जब फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं तो सरफेस को फोर्स भी फील होता है, हम लोग नहीं फील कर पाते, हमारे अर्थ पर इतने ज्यादा फोटोन नहीं गिर रहे, नहीं इतनी एनर्जी के है, इतना कम फोर्स होता है कि हम फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब फ्री स्पेस में कोई सैटेलाइट मूव कर रही है उस पर फोटोन फॉल करते हैं तो इस फोर्स का इफेक्ट वहां फील होता है, ठीक है, तो फोटोन इज मोमेंटम, एंड जब वो सरफेस पे टकराते हैं तो सरफेस पे फोर्स भी लगता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लो, एंड दे एक्सर्ट फोर्स एंड प्रेशर, इस फोर्स और प्रेशर को अपन नाम देते हैं रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, फोर्स को रेडिएशन फोर्स और प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर, क्लियर। चलो, अब अर्नव मेरे से पूछ रहा है h by lambda मोमेंटम कैसे आया, इसको मैं आपको थोड़ा सा उल्लू बना सकता हूँ, सही सही तरीका नहीं है इसका कुछ, है ना, ये मतलब कुछ किताबों में ऐसा बोलते हैं आइंस्टाइन की एनर्जी का जो इक्वेशन है उससे निकाल लेते हैं वो लोग, लेकिन दैट इज रॉन्ग,
मतलब वो आइंस्टाइन की एनर्जी की इक्वेशन कहाँ से आई, फिर उनको वो बताना चाहिए। कोई पार्टिकल की जो एनर्जी होती है दैट इज रिटर्न इज रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगी, सॉरी, पी स्क्वायर बाय 2m होती ना, तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर, पी स्क्वायर एम स्क्वायर ही होती है, हाँ ठीक है। अब फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ से उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। एनर्जी को लिख दिया अपन ने एक्स टी बाय लैम्डा, तो वहां से आ जाएगा, ये एम नहीं आएगा आई थिंक, यहाँ पर ये मैंने गलत लिखता हूँ, ठीक है। पी स्क्वायर बाय 2m होता है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, इस इक्वेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, 100% मेरे को याद नहीं थी। तो एनर्जी को यहाँ पे एच टी बाय लैम्डा लिख दो, और पी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है आई थिंक, हाँ अब सही है। तो एच टी बाय लैम्डा यहाँ लिख दो, इसको उसका स्क्वायर करो, उधर हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो पी आ जाएगा देखो एच बाय लैम्डा। रेस्ट मास तो 0 है, दिस मास इज रेस्ट मास। तो ये एक तरीका होता है जो कुछ किताबों में लिखा होता है, बट दिस इज ऑल रॉन्ग, ये उल्लू बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं कि ये प्रूफ है, तो दिस इज नॉट एनी प्रूफ। ये प्रूफ कब होगा, जब मैं ये इक्वेशन प्रूव करूं, तो इसको प्रूफ बोल सकता हूं, ठीक है। चलो, मन को बहलाने के लिए याद रख लो कि इस तरह से मोमेंटम आ जाता है एच बाय लैम्डा, ठीक है। बाकी ये इक्वेशन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है, तो फिर वो इक्वेशन का अपन को ओरिजिन पता होना चाहिए, ओके। पार्थ बोल रहा है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्या? नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फोटोन का मोमेंटम होता है, इसका तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना। अभी बोला ना मैंने, सैटेलाइट्स वगैरह को फील होता है, ये हम भी कर सकते हैं प्रूफ। कई सारे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लोगों ने ऐसे कई वीडियो अपलोड करे हुए हैं जिसमें वो लाइट शाइन करते हैं और सरफेस पे फोर्स लगता है, उसको मेजर करते हैं वो। इसके कई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाएंगे कि फोटोन का मोमेंटम होता है। सर वो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है ना, ऋतिक बोल रहा है। नहीं, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नहीं है। चलो ये हटा दूं, ओके। ऋतिक बोल रहा है P इक्वल टू एच बाय लैम्डा। नहीं बेटा, डी ब्रॉगली ने इससे फॉर्मूला बना के दिया था, डी ब्रॉगली से ये नहीं आया था, उल्टा है, दिस इज अदर वे अराउंड, ठीक है, ओके। बच्चे पूछ रहे फोर्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ हम निकालेंगे फोर्स इसका, अब वेट करो थोड़ा सा। फोटॉन्स के मोमेंटम होते हैं, ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया, ये क्लियर। जब फोटोन ट्रेवल करता है तो उसमें मोमेंटम भी होता है, जब फोटोन ट्रेवल करता है तो उसमें कुछ मोमेंटम भी होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन का मोमेंटम है, तो कुछ लोग है ना मोमेंटम को स्पीड से डिवाइड करके मास भी निकालते हैं। अगर आप मास निकालने की कोशिश करो, मोमेंटम विच इज एच बाय लैम्डा अपॉन स्पीड, तो ये कौन सा मास है? इसको हम बोल देते हैं डायनेमिक मास। डायनेमिक मास मोमेंटम अपॉन स्पीड, h अपॉन लैम्डा c या e अपॉन c स्क्वायर। तो कुछ किताबों में पूछ लेते हैं कि फोटोन का डायनेमिक मास क्या है बताओ, तो डायनेमिक मास क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्लियर? ये क्लियर? अब फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है, रेस्ट मास इज 0, दे आर चार्जलेस, चार्ज नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में अफेक्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में अफेक्ट होते हैं, ग्रेविटी अफेक्ट्स फोटोन, फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में अफेक्ट होते हैं। आपको कोई एग्जांपल याद है क्या जहां पर ग्रेविटी की वजह से लाइट पर कुछ इफेक्ट होता है, बताओ? ब्लैक होल, बिल्कुल सही ऋत्विक, ऑरोरा लाइट्स नहीं, ब्लैक होल, ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर कि लाइट भी उसको एस्केप करके बाहर नहीं आ पाती, वहां पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, तो फोटोन भी एस्केप नहीं कर पाते। तो वो एक एग्जांपल है जहां पर ग्रेविटी अफेक्ट करती है फोटॉन्स को, ठीक है। और भी एग्जांपल है, कोई हेवी स्टार है लाइक अवर सन, उसके आसपास यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टार है,
इस स्टार से आने वाली जो लाइट रेज है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बेंड होके आती है। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड इनको बेंड कर देती है, तो जो स्टार सन के ठीक पीछे है वो भी हमको दिखने लगता है। ठीक है, दिस इज लाइट। So due to gravitational field, light ray bends. Due to gravitational field, light ray bends. वो strong gravity में light ray bend हो जाती है, और इस concept को बोलते हैं gravitational lensing. लेंस का concept in gravitation lensing. ठीक है, आयुष सनलाइट जो अर्थ पे आती है ना वो कोई ग्रेविटेशन से बेंड नहीं होती, तो इसके कारण ब्लैक होल की इमेज थोड़ी अजीब दिखती है। ब्लैक होल की इमेज ही नहीं दिखती, ब्लैक होल से कोई लाइट ही नहीं आती, उसके आसपास से लाइट आती है, उससे कुछ लाइट नहीं आती, तो आपको लगता है वहां से कोई लाइट नहीं आ रही है तो काला काला कुछ छेद है, ब्लैक होल है। ठीक है, हाँ दक्ष बोल रहा है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। दक्ष क्या बोलना चाह रहे हो ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, क्या बताना चाह रहे हो सोलर इक्लिप्स का, क्या बोल रहे हो आप? ये समझ में आया? सन की वजह से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से कुछ स्टार्स की इमेज हमको दिखती है जो दिखना नहीं चाहिए। क्लियर? चलो आयुष बोल रहा है कि वी हैव फोटो ऑफ ब्लैक होल ऑन गूगल, हाउ? अच्छा, और एक मेरे पास डाउट है सर, सोलर इक्लिप्स में भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वैसा बोल सकते हैं, यस। निमित बोल रहा है वेरिटेशन की एक वीडियो है इसमें ब्लैक होल इमेज पर, उसमें भी ये बताया है। अच्छा ठीक है, देखो ब्लैक होल की जो इमेज होती है ना, आपको कैसे पता वो ब्लैक होल की इमेज है? पहली चीज तो ये बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि वो ब्लैक होल की इमेज है? हाउ डू यू नो दैट देयर इज ब्लैक होल? ये बताओ, उन इमेजेस में आपको पता कैसे चलता है? नहीं ग्राफिक्स से नहीं बनाया, असली भी हो तो भी। ऋतिक बोल रहा है लाइट रोटेटिंग, नहीं 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 नहीं। ब्लैक होल का मतलब क्या है? अरे आसपास स्टार्स बहुत सारे हैं लेकिन वहां से लाइट आ रही है, एक रीजन है जहां से लाइट ही नहीं आती दिखती, उस रीजन को अपन ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल हमें तब समझ में आता है जब आसपास स्टार्स की लाइट आ रही हो। ठीक है, तो हमें समझ में आता है अरे यार स्पेस में यहाँ से लाइट तो आ रही है लेकिन बीच में एक छोटा सा रीजन है जिससे कोई लाइट नहीं आ रही, उसको अपन ब्लैक होल बोल देते हैं। समझे? पॉइंट समझ में आया? चलो, तो आयुष ने पूछा था वी हैव फोटो ऑफ ब्लैक होल ऑन गूगल, तो अब शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आयुष कि ब्लैक होल का गूगल पे फोटो क्या बता रहा है, और कौन सा फोटो है वो मुझे भेजना, तो मैं थोड़ा सा समझूंगा कि यार ब्लैक होल का फोटो कैसे निकाला। ठीक है, आयुष बोल रहा है मीन्स नासा वाले झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नासा वाले झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये तो बताओ वो बोल क्या रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने बोला कुछ और आप कुछ और सोच रहे हो। समझे? अंडर ये हो सकता है ना कि मतलब आप जो चीज को ब्लैक होल सोच, ब्लैक होल्स आर ब्लैक, तो उनकी कोई इमेज नहीं आती। ये चीज समझ में आ रही है? उनसे लाइट ही नहीं आ रही है तो इमेज कैसे आएगी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज इज दैट व्हेन लाइट फ्रॉम समथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्क्रीन, तो उसकी इमेज वहां बनती है। ये इमेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ निमित ये अपन सबको भेज देंगे। ओके, वेरिटेशन पे कुछ वीडियो है ऐसा बता रहा है निमित, ठीक है वो देख लेंगे अपन, सबको भेज देंगे, है ना? चलो, तो थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में अलग सर्च करना। तो ब्लैक होल छोड़ते हैं अपन, तो ये समझते हैं हम ये समझ रहे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड से लाइट बेंड होती है। अब एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो बहुत एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा और अजीब है। देखो ये बहुत अजीब नहीं लगता कि इस फोटोन का कोई मास नहीं होता है फिर भी इसको लाइट, इसको ग्रेविटेशन फील्ड अफेक्ट कर पाती है? ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है जबकि इसका कोई मास ही नहीं है। जबकि ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि मास होता है पार्टिकल पे तो फोर्स लगता है। कुछ अजीब नहीं लगता यहाँ पर? ये तो फैक्ट है कि ग्रेविटेशन की फील्ड इसे अफेक्ट करती है फोटोन को, तो तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है?
बताइए। यस, तो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? सोचो जल्दी से। नहीं नहीं, डायनेमिक मास के कारण नहीं, गलत। चलो जल्दी से सोचिए ये। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। नहीं आयुष, वर्चुअल नहीं, नहीं स्पार्क। चलो थोड़ा सोचो, मैं 1 मिनट ब्रेक दे रहा हूं आपको। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइट के जब फोटोन का कोई मास नहीं होता है तो ग्रेविटेशन की फोर्स उस पर लगता क्यों, ग्रेविटेशन का फोर्स उस पर लगता क्यों है? जबकि आपने पढ़ा है अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट मासेस। तो जब यह मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है, तो क्यों लगता है? आंसर इज नॉट डायनेमिक मास। डायनेमिक मास तो जस्ट एक आइडिया है ना। दिस इज नॉट अ रियल मास, ये तो जस्ट आइडिया है। ठीक है, सन की ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ग्रेविटी आप बोल रहे हो, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों लगता है। ग्रेविटी का फोर्स जो लगता है ना, वो तो मासेस पे लगता है। अरे फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड आप मुझे बोल रहे हो, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स मासेस पे लगता है, सही बात है क्या? इससे पार्टिकल जिसमें मास है उस पर ग्रेविटेशनल का फोर्स लगता है। ठीक है, जब फोटोन में मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशन का फोर्स क्यों लग रहा है उस पर, वो क्यों बेंड हो जाता है? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जाता है सर, आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टार ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ग्रेविटी मोर नियर प्लेनेट। नहीं, प्लेनेट के पास ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है, आई एग्री, प्लेनेट के पास ग्रेविटी ज्यादा है, लेकिन फोटोन क्यों इस ग्रेविटी से अफेक्ट हो रहा है? उसको ग्रेविटी का फोर्स फील ही नहीं होना चाहिए, उसको तो सीधे सीधे जाना चाहिए था। मीडियम का कोई चेंज नहीं बेटा, सब जगह फ्री स्पेस है, यहाँ पर हर तरफ फ्री स्पेस है, तो कोई मीडियम का चेंज नहीं है। अब ये देखो, ये जो कुछ खास क्वेश्चन है, ये हमें कोशिश सीखने के लिए कोशिश हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं और हमको नई चीजें सिखाते हैं। हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में ये सब चीजें नहीं है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो आपको तो कहीं पूछे ना, कोई अगर पूछे कि फोटोन क्यों बेंड होते हैं, तो आप तो यही जवाब देना, ग्रेविटी का फोर्स की वजह से बेंड होते हैं। एक्चुअली ग्रेविटी का कोई फोर्स होता ही नहीं है। किसी भी पार्टिकल पे जो हम बोलते हैं ना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। मासेस अपने आसपास के स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, मासेस की वजह से आसपास का स्पेस बेंड हो जाता है, और स्पेस में जो बेंडिंग होती है, फोटोन एक्चुअली चल सीधा रहा है, दैट स्पेस इज कर्व्ड, द स्पेस इज कर्व्ड, दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग, हमें ऐसा लगता है कि वो कर्व हो गया, वो घूम गया है। कुछ समझे? तो समझ में आ रहा है? तो आइंस्टाइन की जो स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या स्पेस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली हेल्प करता है हमें ये सब चीजें समझाने में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली कुछ होता है, ग्रेविटी इज जस्ट कर्वेचर इन स्पेस टाइम। ठीक है, तो थोड़ा ये अब हमारे सिलेबस से बाहर जाने लग जा रहे हैं, इसलिए हम इतना डेप्थ में जाएंगे नहीं वहां पर, हम वापस आते हैं वापस। अभी फिलहाल हमारे लिए यही मतलब है कि फोटोन पे ग्रेविटी कैसे फोर्स लगाती है, फोर्स कुछ लगता है, किसी तरीके से लग जाता है, बस ये मान के चलना है।
क्यों लगता है हमको ये सोचना नहीं है, ठीक। अमन पूछ रहा है वंस मोर, तो वंस मोर का मैं बोल रहा हूँ बस स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, स्पेस कर्व हो जाता है ड्यू टू हेवी मासेस, उनके आसपास स्पेस कर्व हो जाता है, और स्पेस जो कर्व हो गया उसकी वजह से फोटोन कर्व पाथ पे चल रहा है। ये सही एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, स्पेस और स्पेस तो यूनिफॉर्म है, एक जैसा स्पेसिफिक जगह पर ही क्यों मूव करता है, ठीक है। तो ये स्पेस का जो आइडिया है ना, ये हम एक्चुअली हमारे आसपास जो स्पेस है वो कर्व नहीं है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्पेस एक्चुअली कर्व है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज है जो आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचने में, ज्यादा चीजें समझने में ध्यान आएगा, और अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप बस ये सोचो कि ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, इसकी वजह से बेंड हो गया, ये सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट, फोटॉन्स पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, ठीक है। अब आई थिंक जितनी फोटोन के बारे में चीजें देखना थी सब कंप्लीट हो गई, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है ये भी हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम आगे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। आयुष पूछ रहा है मून ऑल्सो मूव ड्यू टू स्पेस कर्व मीन्स ऑन अर्थ। हाँ बोल सकते हैं, मून का भी मोशन स्पेस के कर्वेचर की वजह से ही है। अब ज्यादा डेप्थ में मत जाओ यार इन चीजों में, है ना। हमारा सिलेबस से फिर तुम बाहर जा रहे हो, सुनने में मजा तो आता है, ऐसा लगेगा कि यार कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या होगा फिर आईआईटी में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर फिलहाल आईआईटी में पढ़ने की इच्छा हो तो थोड़ा सा स्टिक करो अपने सिलेबस पे। चलो तो फोटोन की प्रॉपर्टीज के जितने पॉइंट है अपन ने ऑलमोस्ट सारे ही देख लिए हैं। अब अपन आते हैं इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इंटेंसिटी, ठीक है। अन्ना बोल रहा है NAEST में सब पूछते हैं, नहीं ये मुझे नहीं पता, ये तो एग्जाम आप पता नहीं नाम क्या बोल रहे हो, ठीक है। चलो प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे अपना सिलेबस बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, हमने इंटेंसिटी पहले भी पढ़ी है, हम जानते हैं व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन जब हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं तो हमें एनर्जी का फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया लेना चाहिए। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई लाइट का सोर्स है, सपोज एक बल्ब वगैरह था मेरे पास, ठीक है। उस बल्ब से लाइट रेज इमिट हो रही है, मान लो इस बल्ब से लाइट रेज इमिट हो रही है, ये लाइट रेज है, तो लाइट रेज जो ट्रेवल करती है एक्चुअली उसी पाथ में इनके फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं जो ट्रेवल करके एनर्जी को लेके जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, किसी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट पे मुझे एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा जो लाइट के फ्लो के, लाइट एनर्जी के फ्लो के परपेंडिकुलर हो, लाइट एनर्जी के फ्लो के परपेंडिकुलर हो। आई नीड टू कंसीडर एन एरिया जो बिल्कुल लाइट एनर्जी के फ्लो के परपेंडिकुलर हो। इस एरिया पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी डिफाइन होती है एरिया परपेंडिकुलर लेके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताइए। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब जब हम लाइट को फोटोन मानते हैं तो हर फोटोन अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आता है, और बहुत सारे फोटोन गिरते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो फोटोन गिर रहे होंगे, सरफेस पे बहुत सारे फोटोन गिरेंगे। तो हम इंटेंसिटी को ऐसा भी लिखेंगे, एनर्जी जो फॉल हो रही है उसको लिख सकते हैं अपन नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। टोटल एनर्जी जो फॉल करेगी उसको हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। दिस गिव्स यू इंटेंसिटी। So with photon theory of light, the intensity of photon means the number of photon कितने fall कर रहे हैं into energy of each photon क्या थी divide by area divide by time। अगर आप intensity बढ़ाना चाहते हो so you can increase either the number of photon or you can increase the energy of each photon or both, दोनों बढ़ाकर भी intensity बढ़ा सकते हो। If you are trying to increase the intensity by double, you may increase the energy of each photon to be double,
फ्रीक्वेंसी डबल कर दो। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे, अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल करी तो एनर्जी ऑफ हर फोटोन डबल हो जाएगी। एनर्जी ऑफ हर फोटोन डबल होने से नंबर ऑफ फोटोन फिक्स रखते हुए आप इंटेंसिटी को डबल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड हो रही है। चलो बहुत ही बढ़िया, नोट कर लीजिए ये चीज अच्छे से। अभी इधर का पूरा पोर्शन मैं हटा रहा हूं। अब हम रेडिएशन प्रेशर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। रेडिएशन प्रेशर हमने पढ़ा था कि फोटॉन्स की वजह से फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर एरिया कम नहीं कर सकते? अर्णव पूछ रहा है एरिया कम नहीं कर, मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप इंटेंसिटी डबल करना चाहते हो तो उस पे नंबर ऑफ फोटोन या तो ज्यादा कर दो या एनर्जी ज्यादा कर दो, किसी पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, चलो आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए कि किसी सरफेस पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझिए जरा। ध्यान दीजिए, आई हैव अ सरफेस ऑफ, आई हैव एन एरिया। मान लीजिए कि इस पर लाइट जो फॉल कर रही है वो किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इस पे लाइट थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी जो आ रही थी वो आपको आई दी है। हाई इंटेंसिटी की लाइट आकर यहाँ पे फॉल हो रही है। तो अब ये जो इंटेंसिटी होगी इसको आप लिखोगे एनर्जी जो भी फॉल हो रही है डिवाइड बाय एरिया। एरिया का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एरिया का कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इनटू टाइम। ये होगा इंटेंसिटी का मतलब। समझ में आ रही है क्या बात? अगर सरफेस पे थीटा एंगल पे लाइट आ रही है तो सरफेस का आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा लाइट की डायरेक्शन से, वो ए कॉस थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। तब कितनी एनर्जी सरफेस से फॉल कर रही है पर यूनिट टाइम, वो अगर कोई पूछे तो आ जाएगा हमारे पास आई ए कॉस थीटा। ये पावर फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, और एनर्जी को आपने देखो क्या लिखा था, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को अगर मैं इधर डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, उसको लिख सकते हो आई ए कॉस थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दैट इज एच सी बाय लैम्डा। फिलहाल उसको एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देता हूं मैं। एनर्जी को अगर एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ फोटोन, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड करके मिल जाएगा मुझको। तो सरफेस पे कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम ये मैं निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा आई ए कॉस थीटा बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। दिस इज क्लियर? पावर निकालना हो सरफेस पे फॉल करने वाली या नंबर ऑफ फोटोन सरफेस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये हमें समझ में आया क्या आपको? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से ये। चलो अब हम रेडिएशन प्रेशर पढ़ सकते हैं। रेडिएशन प्रेशर और फोर्स, रेडिएशन फोर्स रेडिएशन प्रेशर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। ठीक है, किसी सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो उस पर मोमेंटम फॉल कर रहा है और मोमेंटम की वजह से फोर्स लग सकता है। कितना फोर्स लग रहा है मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड रेडिएशन की वजह से कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? पहले तो मान लिया कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, उसका एरिया ए है, उसका नॉर्मल ये है, और लाइट जो फॉल कर रही है उस पर वो इस तरह से आ रही है नॉर्मल से थीटा एंगल पे। सपोज इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है।
लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है हमको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है, ठीक है। अब सरफेस पे लाइट गिरकर पूरी अब्जॉर्ब भी हो सकती है या सरफेस उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। मैं मान के चल रहा हूं सरफेस इज लाइक ब्लैक बॉर्डर, मतलब प्योर ऑब्जॉर्बर है कि अब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने अब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में, तो इसकी अब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, प्योर अब्जॉर्बर है, जो भी लाइट गिरती है पूरी अब्जॉर्ब हो जाती है। मैंने मान लिया सरफेस प्योर अब्जॉर्बर है, तो जो भी फोटोन गिरेगा इस पर वो पूरा अब्जॉर्ब होने वाला है। अच्छा, फोटोन का मोमेंटम होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है, p मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है h बाय लैम्डा। तो h बाय लैम्डा मोमेंटम आया और अब्जॉर्ब हो गया, सरफेस अब्जॉर्ब कर रही है लाइट को, तो h बाय लैम्डा मोमेंटम आया, अब्जॉर्ब हुआ। हर फोटोन की वजह से सरफेस को h बाय लैम्डा मोमेंटम मिलेगा, हर फोटोन की वजह से सरफेस को h बाय लैम्डा मोमेंटम मिलेगा, तो सरफेस को मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, यही तो फोर्स बोलते हैं हम। फोर्स इज नथिंग बट मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। और एक सेकंड में कितना मोमेंटम मिला वो लिख सकते हैं अपन, एक सेकंड में कितने फोटोन गिरे और हर फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया। ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम into momentum given by each photon। सही बात है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही फोर्स होता है, कितने फोटोन गिरे और हर फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया, मल्टीप्लाई करो फोर्स मिलेगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है ये? यस, ठीक है। अब कितने मोमेंटम पर यूनिट टाइम गिरते हैं वो आप जानते हो, ये देखो ये लिखा हुआ था आई ए कॉस थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज h बाय लैम्डा। एक फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया, h बाय लैम्डा, मल्टीप्लाई करो फोर्स आ गया, कितना आ गया, आई ए कॉस थीटा बाय सी। आई ए कॉस थीटा क्या था, पावर, दैट इज पावर अपॉन सी। तो सरफेस पे पावर अपॉन सी जितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन जो बताना पड़ती है, मोमेंटम जिधर था उधर ही तो फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किधर लगता है, डायरेक्टेड अलोंग लाइट। इतना सरफेस पे फोर्स लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ द फोटॉन फॉलिंग ऑन द सरफेस उस पे इतना फोर्स लगता है। अब पावर ज्यादा होगी, उसको देखो 3 से डिवाइड करा है, व्हिच इज 3 नियरली 3 into 10 power 8, वो छोटा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है नीचे, तो वो छोटा नंबर आएगा। सिग्निफिकेंट फोर्स के लिए आपको बहुत हाई पावर की लाइट चाहिए होती है। समझ में आ रही बात? चलो, अच्छा, फोर्स के बाद अपन प्रेशर भी निकाल सकते हैं। प्रेशर के लिए फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो फोर्स लग रहा है वो देखो एंगल पर है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो फोर्स इन नॉर्मल डिवाइड बाय एरिया, फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एरिया। तो एफ कॉस थीटा बाय एरिया करोगे तो देखो आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज फोर्स में ऑलरेडी कॉस थीटा है, प्रेशर के लिए एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ रहा है, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया लेते हैं, फोर्स का कंपोनेंट ले जाता है, एरिया का कंपोनेंट नहीं लेते जब प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर निकालने के लिए फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं। तो ये प्रेशर समझ में आ रहा है? तो देखो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, रेडिएशन प्रेशर वगैरह क्या है,
नोट करो फटाफट। क्या सारी चीजें नोट हो गई? प्योर अब्जॉर्बिंग सरफेस से फोर्स निकाला हमने। ओके, वेरी गुड। तो अब हम अभी हमने सरफेस को एक स्पेशल केस ले लिया था कि प्योरली ऑब्जॉर्बिंग सरफेस है। सरफेस कभी कभी प्योर रिफ्लेक्टिंग भी तो हो सकती है, मिरर जैसी हो सकती है ना, पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट करे, है ना। तो केस 2 लेके चलते हैं, मिरर टाइप सरफेस। सरफेस इज लाइक मिरर, प्योर मिरर, प्योर रिफ्लेक्टिंग। उसकी रिफ्लेक्टिव पावर 1 है, रिफ्लेक्टिव पावर 1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोटोन आया और वापस चला गया, आया तो मोमेंटम लेके आया, गया तो मोमेंटम लेके गया, ठीक है। अब आप जानते हो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो सेम मीडियम है, वेवलेंथ तो चेंज होगी नहीं उसकी, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आते वक्त मोमेंटम का मैग्नीट्यूड h बाय लैम्डा, जाते वक्त भी h बाय लैम्डा, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। क्या मुझे मोमेंटम का चेंज बता सकते हो डायरेक्शन की वजह से? बताइए, क्या मुझे मोमेंटम का चेंज बता सकते हो? आते वक्त जो मोमेंटम है वो सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल दो कंपोनेंट में है, p cos थीटा p sin थीटा, p cos थीटा p sin थीटा। जाते वक्त का p sin थीटा p cos थीटा, p sin थीटा वाला चेंज नहीं हो रहा है, p cos थीटा की डायरेक्शन बदल रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए, 2p cos थीटा, 2p cos थीटा, है ना। फोटोन का मोमेंटम फाइनल, फाइनल इधर, इनिशियल ऐसा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इधर हुआ, डेल्टा p वेक्टर फोटोन का इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा 2p cos थीटा। तो फोटोन का मोमेंटम का चेंज जो हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज 2h बाय लैम्डा cos थीटा। इतना ही मोमेंटम सरफेस को दिया होगा, तब सरफेस को दिया हुआ मोमेंटम कितना है, 2h बाय लैम्डा cos थीटा, बाकी सब कुछ सेम, यहाँ 2 और cos थीटा का फैक्टर आ जाएगा। सही बात है क्या, ये समझ में आया, है ना। इनको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको अलग जो चीज हो रही है वो दिखेगी। यहाँ 2 और cos थीटा का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फोर्स में 2 का और cos पर थीटा बन गया। अब उसको पावर बाय सी मत लिख देना, ठीक है, पावर बाय सी मत लिख देना। आइए cos थीटा पावर था तो 2p cos थीटा बाय सी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन गया, 2p cos थीटा बाय सी, p इज पावर, 2 टाइम पावर इनटू cos थीटा बाय सी। थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला बना, तो ये ज्यादा अच्छा है, आइए cos पर थीटा बाय सी। और अब प्रेशर के लिए, अच्छा अब की बार जो फोर्स लगेगा वो तो परपेंडिकुलर ही लगेगा ना, चेंज इन मोमेंटम तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हुआ है, तो फोर्स परपेंडिकुलर तो लगेगा, तो फिर से कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, फोर्स ऑलरेडी नॉर्मल में है,
फोर्स अलोंग नॉर्मल है, तो एक cos थीटा यहाँ वापस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोर्स बाय एरिया करो, और फोर्स में ऑलरेडी cos पर थीटा था, डबल प्रेशर हो गया आपकी बार। लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रेशर डबल लगने लगता है। बोलो समझ में आ रहा है केस 2? देखो अच्छे से, क्या ये क्लियर है अच्छे से? ओके, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है, तो अपन आज यहाँ पे रुकते हैं। आज हमने थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी है, फोटोन की थ्योरी की बातें करी है, रेडिएशन प्रेशर की बात करिए, रेडिएशन प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस करना बाकी है हमको, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, एंड देयर आफ्टर फिर प्रॉपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने फोटोन, लाइट की फोटोन थ्योरी, उससे रिलेटेड रेडिएशन प्रेशर, इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़कर आना, जो भी आपके स्कूल बुक्स में दिया है वो पढ़कर आइएगा तो अच्छा रहेगा। थ्योरी है तो थ्योरी ज्यादा समझ में आती है जब पहले से पढ़कर आओ तो, ठीक है? चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? बढ़िया, खूब घर में मस्ती करो, राखी राखी पे मिठाई विठाई खाओ, बढ़िया। बाय सबको, टेक केयर।